नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संदीप जी एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। मतलब जिस प्रकार से जो आपदाएं पृथ्वी के ऊपर घटित हो रही हैं, क्या जो साइंटिस्ट हैं वो मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह पर जीवन क्यों खोज रहे हैं, जितने भी दुनिया भर के वैज्ञानिक हैं, तो इसी के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आखिर कारण क्या है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 जो इसकी थीम थी वो थी रीस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। यह थीम काफ़ी अहम है क्योंकि अक्सर यह सवाल किया जाता है कि जब पृथ्वी पर पर्यावरण को पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और समाज के सामने इतनी समस्याएं हैं, तो अंतरिक्ष में जीवन क्यों तलाशा जाता है। क्यों पृथ्वी पर ही जो प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड जो है या और बाढ़ से रिलेटेड, अर्थक्वेक से रिलेटेड, आखिर उन समस्याओं को रहते हुए क्यों इंसान जो साइंटिस्ट जो हैं वो अंतरिक्ष पे जीवन तलाश रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंगल ग्रह पर अमेरिका और चीन के रोवर जीवन की तलाश कर रहे हैं। इसरो का बनाया भारत का मंगलयान भी मंगल की कक्षा में चक्कर काट रहा है। अब इसरो जो है वो वीनस पर एक शुक्रयान भी भेजने के बारे में सोच रहा है। लेकिन क्यों, क्या कारण है। भारत क्या, हर देश के सामने अपनी अपनी परेशानियां हैं। कहीं हिंसा ज़्यादा है, कहीं गरीबी, और इस वक्त तो दुनिया का कोई जो कोना है वो कोरोना से अनछुआ नहीं है। मतलब कोरोना ने पूरे विश्व को चपेट में ले लिया है। ऐसे में इतने संसाधन, बजट, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स धरती पर फोकस करने की जगह दूसरे ग्रहों पर जीवन ढूंढने का क्या फ़ायदा है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो जिस प्रकार से कभी मंगल जो ग्रह है, उसी प्रकार से जो धरती वो थी वो हमारी बर्फीली थी। 15 साल से प्रदूषण से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च कर रही सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट जो बताते हैं कि हमारी धरती आज जैसी है हमेशा वैसी नहीं थी। ऐसा एक भी वक्त था जब यहाँ जीवन का नामो निशान नहीं था। जब हम मंगल या शुक्र जैसे अपने साथियों को देखते हैं तो हम अपने ही भी अतीत और भविष्य दोनों का आईना समझ सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से मंगल और शुक्र ग्रह हैं, वैसी हमारी आज से कई करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी हुआ करती थी। लगभग 4.6 अरब साल पीछे जाएं तो सभी का एक सा ही इतिहास दिखेगा। सभी एक ही गैस और धूल के गुब्बारे से जन्मे थे और एक ही सूरज के चक्कर काटने लगे। अंतर यहाँ पैदा हुआ कि जलवायु त्रासदियों के बाद सिर्फ धरती के पास ही पानी रह गया और बाकी सभी वीरान रह गए। शुक्र उबलने लगा और मंगल जमने लगा। एक वक्त था जब हिमयुग में धरती भी शायद मंगल की तरह बर्फीली थी, और अगर हम समय से नहीं सुधरे तो क्या पता कभी ग्रीन हाउस गैस हमें शुक्र की तरह तपाने लगे। इस तरह दूसरे ग्रहों के हालात, उनके इतिहास, उनके वायुमंडल, ज़मीन के नीचे उनकी केमिस्ट्री के बारे में जानकर हम अपने खुद के वायुमंडल, पर्यावरण और जलवायु के भविष्य को समझ सकते हैं। आखिरकार फिजिक्स के एक जैसे सिद्धांत इन सभी ग्रहों को चलाते हैं। इन ग्रहों में मिला डेटा हमें बताया कि जलवायु का कायम रहना किसी भी तरह से हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्या पता हमें भी अंतरिक्ष में घूम रहे किसी अनदेखे खतरे का सामना करना पड़े। मतलब अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्मांड या कम से कम अपने सौर मंडल के दूसरे ग्रहों को स्टडी करना ऐसा है जैसे इतिहास के पन्ने पलटने जैसा, आने वाले कल में झांकना। इससे हमें यह समझने का मौका मिलता है कि धरती के सामने अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या चुनौतियां हो सकती हैं और कैसे उनका सामना किया जा सकता है। बावजूद इसके अगर धरती के जीवन के लिए विनाशकारी त्रासदी या प्रक्रिया से बचाए नहीं जा सके तो हम क्या करेंगे। क्या अब तक के विकास और सभ्यताओं के साथ जीवन खत्म हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर एनवायरमेंटल साइंटिस्ट डॉक्टर गौरव कुमार का कहना है कि हमें सब कुछ धरती के इकोसिस्टम से मिलता है। कई वैज्ञानिक और रिसर्चर ये मानते हैं कि अमेरिकी स्टैंडर्ड में देखा जाए तो धरती आज सिर्फ आबादी के 5वें हिस्से के बोझ उठाने में सक्षम है। इसलिए धरती पर जीवन को बचाने के लिए पहले इकोसिस्टम को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बढ़ती आबादी को बांटा जा सके तो धरती का भार कम होगा, और इसलिए दूसरे ग्रहों पर जीवन का संभावना तलाशना एक लॉन्ग टर्म ज़रूरत हो सकता है। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश के साथ साथ हमें तेज़ी से न सिर्फ खतरे में पड़ती मौजूदा जैव विविधता को बचाना होगा, बल्कि अपनी मानसिकता को भी बदलना होगा, जिसकी वजह से आज हम इस संकट के दौर से गुजर रहे हैं। खाद्य श्रृंखला के बदलाव आने से इकोसिस्टम का बैलेंस तेज़ी से बिगड़ता है और इंसान इसे गंभीरता से नहीं लेता। ऐसे में दूसरे विकल्प तलाशना जरूरी होता है। यही नहीं, एस्टेरॉयड गिरने जैसी विनाशकारी घटना से बचने के लिए भी हमें स्पेस पर नज़र रखनी होती है, ताकि आने वाले खतरे से हम
आगाह हो सकें। आज भले ही हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन बेफिजूल का खर्च लगता हो, सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान बाद के समय में मिलने वाले नतीजों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। समाज की बेहतरी मेहनत रिसर्च डेवलपमेंट से होती है और उसका फल सालों दशकों पीढ़ियों बाद समझ में आता है। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश जरूरी है, लेकिन यह किसी देश की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है कि वह इसमें कितना निवेश करता है। यकीनन जीवन की खोज के साथ साथ अभी जो जीवन है उसे संभाल कर रखना बेहद ज़रूरी है। भारत के पास ऐसी बुद्धिमत्ता है जो दुनिया के कई स्पेस मिशंस में अहम भूमिका निभा चुकी है। भारत ने खुद में स्पेस रक्षा, एरोनॉटिक्स और सैटेलाइट्स के क्षेत्र में कई मील के पत्थर खड़े किए हैं। भारत का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो दुनिया के 6 टॉप सरकारी स्पेस एजेंसी में से एक है, जिसने 50 साल में कई रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। साल 2020-21 के बजट में भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को 13,949 करोड़ रुपए दिए हैं। आखिर सैटेलाइट व्यवस्था पर कृषि के लिए संचार, मिलिट्री से लेकर बैंकिंग तक हर जरूरत निर्भर करती है। दूसरी तरफ पर्यावरण मंत्रालय को 2020-21 में 3,100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, सैनिटेशन, कृषि, जानवरों, पानी और ज़मीन की बीमारियां रोकने जैसी भूमिकाएं शामिल हैं। पर्यावरण के लिए दिया गया बजट काफ़ी कम है। भविष्य के एक्शन के लिए फ्रेमवर्क बनाने और पर्यावरण संरक्षण, मॉनिटरिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज़्यादा फंडिंग देने की ज़रूरत है। रिसर्च के साथ साथ साइंटिफिक और टेक्निकल इनोवेशन पर्यावरण को बचाने और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अहम है। इसके जरिए जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए, प्रदूषण मिटाने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद मिलेगी। और दूसरी बात क्या होती है कि विज्ञान को क्या लोगों का साथ भी मिलना चाहिए। देखो, दोनों इस बात पर सहमत हैं कि सरकार और वैज्ञानिकों के अलावा धरती को बचाने का जिम्मा आता है आम लोगों पर, जो इस इकोसिस्टम की सबसे बड़ी कड़ी है। चिंता और सवालों के साथ साथ अपनी भूमिका भी हर एक को निभानी होगी। अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने होंगे और तभी धरती और उसके इकोसिस्टम को बचाया जा सकता है। स्पेस रिसर्च के लिए स्पेशलाइज्ड रिसर्चर और वैज्ञानिक ही काम करते हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए आम इंसान अपने घर पर प्लास्टिक या नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स इस्तेमाल न करने जैसे कदम से ही शुरुआत कर सकता है। सरकारें पेड़ काटने से रोकें तो साथ में लोग और ज़्यादा पेड़ लगाते चलें। वैज्ञानिक खेती के लिए केमिकल फर्टिलाइजर से बचने के लिए तरीके खोजें तो लोग जागरूकता दिखाते हुए बेहतर विकल्पों को चुनें। पेरिस जैसे समझौते सरकार और वैज्ञानिक मिलकर कर सकते हैं, लेकिन बिजली की खपत कम करना, कोयले का कम इस्तेमाल करना, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल फूकने की जगह कार पुलिंग करना और छोटे मोटे तरीकों से लोग धरती के पर्यावरण को बचा सकते हैं। अगर आम लोग अपनी भूमिका समझकर निभाने लगे तो वैज्ञानिक जीवन के लिए धरती के विकल्प ढूंढने की जगह इसी नीले ग्रह पर जीवन को ज़्यादा सुखद बनाने में लग सकेंगे। तो कुल मिलाकर बात जो आती है वो आम लोगों के ऊपर ही आती है कि आम लोग जो हैं वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बचा सकते हैं कि प्लास्टिक का कम यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ों को न काटें, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, पॉल्यूशन ना करें। तो इन सारी चीज़ों से ही हम धरती पर और ज़्यादा जीवन बढ़ा सकते हैं। नहीं तो साइंटिस्ट जो हैं, आपको पता है, मंगल और शुक्र ग्रह पर चले जाएंगे, फिर आप यहीं रह जाओगे। तो खैर, ये तो मजाक था। तो इस प्रकार से हम एनवायरनमेंट जो डे था 5 जून को जो मनाया जाता है, उसकी थीम थी रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो ये था हमारा टॉपिक कि इस प्रकार से जो साइंटिस्ट हैं वो मंगल और शुक्र ग्रह पर जीवन क्यों खोज रहे हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या, लैक ऑफ रिसोर्सेज। इस चीज़ों को कम करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो नए ग्रहों की तलाश कर रहे हैं ताकि वहाँ पर जीवन की शुरुआत की जा सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू।